नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी बिना किसी देरी के। दिल्ली के एक शांत मध्यवर्गीय इलाके में विनायक शर्मा का घर शांति निवास के नाम से जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस घर की शांति हवा हो गई थी। हर सुबह विनायक और अंजलि के बीच किसी न किसी बात पर तीखी बहस होती। विनायक का छोटा सा कपड़ों का व्यापार था जो कभी ठीक ठाक चलता था, लेकिन अब घाटे में जाने लगा था। पैसों की तंगी से घर का माहौल इतना कसैला हो गया था कि 10 साल का आर्यन भी हमेशा सहमा हुआ रहता। ये सब क्या हो रहा है विनायक? एक रात अंजलि ने बेडरूम में टूटी हुई आवाज में पूछा। घर में एक पल के लिए भी चैन नहीं है। लगता है किसी की नज़र लग गई है। विनायक ने गहरी सांस ली। मुझे भी यही लगता है अंजलि। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मंदिर गया, हवन कराया, पर कुछ भी बदल नहीं रहा। कल मैं पंडित जगदीश से मिलूंगा। वो तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते हैं। शायद वहीं कोई रास्ता दिखाएं। अगले दिन शाम को पंडित जगदीश विनायक के घर आए। वो एक दुबले पतले, लंबे, सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति थे जिनकी आंखों तेज थी। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने चारों ओर बेचैनी से देखा। शर्मा जी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह सिर्फ नज़र नहीं है, किसी की बुरी शक्ति का प्रभाव है जो आपके घर में प्रवेश के द्वार के पास से जुड़ी हुई है। पंडित जगदीश ने अपनी पोटली से कुछ सामग्री निकालते हुए कहा। इस शक्ति को घर से बाहर निकालना होगा, वरना यह आपके पुत्र तक भी पहुंच सकती है। अंजलि और विनायक दोनों ही भयभीत हो उठे। पंडित जगदीश ने एक लंबा अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें सिंदूर, कुछ अनाज, सरसों का तेल, एक नींबू जिस पर काली शाही से कुछ लिखा हुआ था, और विनायक के पुराने जूते का एक टुकड़ा डाला। यह उतारा है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अस्वीकृत करने और उसमें घर से बाहर निकालने का एक प्राचीन और शक्तिशाली उपाय है। यह उतारा हो गया है। पंडित जगदीश ने घड़े को एक लाल कपड़े से कसकर बांध दिया और कहा, अब आपको इसे बिना पीछे मुड़े और बिना किसी से बात किए रात के 11 बजे शहर के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त चौराहे पर रखना होगा। इसे वहीं छोड़ दें और घर आकर स्नान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सुनिश्चित करें कि इसे कोई छुए ना। अगर किसी ने भी इसे उठाकर कहीं और फेंक दिया या खोला तो यह ऊर्जा उल्टा उस व्यक्ति के घर में प्रवेश कर जाएगी और इससे यह उसका विनाश हो जाएगा। विनायक ने डरते डरते वह उतारा उठाया। रात का घना अंधेरा विनायक के डर और बढ़ा हुआ था। 11 बजे वह धीरे धीरे कांपते हाथों से चौराहे तक पहुंचा। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दूर से स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी दिख रही थी। विनायक ने उस घड़े को सड़क के बीच में रखा, हाथ जोड़े और पूरे तेजी से घर की ओर भागा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य साए ने उसके पीछे से उसे घड़े को घूरना शुरू कर दिया हो। अगली सुबह विनायक और अंजलि को हल्की राहत महसूस हुई। घर का माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन यह शांति सिर्फ एक तूफान के आने से पहले की शांति थी। अगली सुबह आर्यन अपने दोस्त अमित के साथ स्कूल जाने के लिए निकला। वह रास्ते में उसी पुराने और चौराहे से होकर गुजरा जहां विनायक ने उतारा रखा था। जब वो चौराहे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक घड़ा पड़ा है। घड़े के चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अमित ने पूछा, अरे ये क्या चीज़ है? आर्यन ने कंधे उचकाए। पता नहीं, शायद किसी ने कूड़ा फेंक दिया है। जैसे ही वह पास से गुजरे, आर्यन का ध्यान घड़े के पास पड़ी एक छोटी सी चीज़ पर गया। वह एक छोटा लोहे का कड़ा था जो उस घड़े से फिसलकर गिरा हुआ लगता था। अमित,
देख, शायद कोई सोने चांदी का सामान है, आर्यन ने कहा और उस लोहे के कड़े को उठाने के लिए झुका। अमित चिल्लाया, अरे इसे छुओ मत। मेरी दादी कहती है कि चौराहे पर रखी ऐसी किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, ये मनहूसियत होती है। आर्यन, जो हमेशा से शरारती था, अमित की बात सुनकर हंस पड़ा। तू भी दादी की कहानियों पर विश्वास करता है, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। आर्यन ने जानबूझकर उस घड़े को अपने स्कूल के बैग से जोर से ठोकर मारी। घड़ा सड़क पर 2-3 बार लुढ़का और चौराहे से एक कोने में जाकर गिरा। लाल कपड़ा थोड़ा खुल गया और अंदर की काली चिकनी सामग्री और नींबू का एक टुकड़ा दिखाई दिया। चलो अब चलते हैं, लेट हो रहा है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। अपनी बहादुरी पर गर्व महसूस करते हुए उसने ना तो उस घड़े को छुआ और ना ही उसे खोला, पर उसने पंडित जगदीश की दूसरी चेतावनी को तोड़ दिया था। इसे कोई ना छुए या किसी और या कहीं फेंके ना। जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल की ओर भागे, चौराहे पर गिरी कुछ काली चिकनी सामग्री से एक अदृश्य ठंडी हवा निकली। यह हवा घड़े को छोड़कर आर्यन के कदमों का पीछा करती हुई उसकी दिशा में उड़ने लगी, जिस दिशा में आर्यन का घर था। ऐसा लग रहा था जैसे उतारा अभिशाप उसके घर में वापस आ गया हो, लेकिन इस बार वह कई गुना अधिक शक्तिशाली होकर आ रहा था। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद आर्यन ने वह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन शाम होते होते घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले आर्थिक तंगी से भयानक रूप ले लिया। विनायक की गारमेंट फैक्ट्री का एक बड़ा ऑर्डर रद्द हो गया। रद्द? पर क्यों? विनायक ने अपने क्लाइंट से फ़ोन पर पूछा। हमें खेद है विनायक जी, आपकी डिलीवरी में देरी हुई और हमने सुना है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ चल रहा है। हमें जोखिम नहीं लेना, क्लाइंट ने रूखेपन से जवाब दिया। यह एक छोटी सी शुरुआत थी। अगले ही दिन विनायक की दुकान पर चोरी हो गई। केवल छोटे मोटे सामान की चोरी हुई, लेकिन यह घटना विनायक के मन में डर पैदा करने लगी। घर के अंदर माहौल तेजी से बदलने लगा। अंजलि ने शिकायत की कि रात में उसे रसोई में कांच के टूटे टुकड़े की आवाज़ आती है, जबकि सुबह सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है। एक रात विनायक और अंजलि सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी आर्यन के कमरे से एक तेज चीख सुनाई दी। वो दोनों भागे आर्यन के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटा? अंजलि ने आर्यन को गले लगाते हुए पूछा। वह पसीने से बिल्कुल लथपथ था। मम्मी, पापा, मैंने देखा, आर्यन हाँफ रहा था। जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वह बहुत लंबा था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह मुझे घूर रहा था और धीरे धीरे मेरी खिड़की पर खटखटा रहा था। विनायक ने खिड़की से बाहर देखा। गली में केवल एक पुरानी स्ट्रीट लाइट थी, जिसकी रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, शायद तुमने बुरा सपना आया देखा होगा, विनायक ने कहा, लेकिन उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगले दिन अंजलि ने बेडरूम के फर्श पर छोटी काली चिकनी धूल के कण देखे। उसने कहा, ये क्या है विनायक? विनायक को कुछ याद आया। पंडित जगदीश ने कहा था कि उतारे में काली चिकनी सामग्री थी। विनायक ने घबरा कर पूछा, क्या तुमने ऐसी चीज़ पहले कभी देखी है? अंजलि ने धीरे से कहा, हाँ, जब से आपने वह उतारा किया है तब से मुझे रसोई में, खासकर आर्यन के कमरे से फर्श पर एक काली चीज़ अक्सर दिखाई देती है। मैंने सोचा था कि यह बाहर की धूल होगी। विनायक को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह तुरंत पंडित जगदीश के पास गए और उन्होंने सारी घटना बताई, सिवाय इसके कि आर्यन ने उस उतारे को ठोकर मारी थी। पंडित जगदीश ने माथे पर बल डालकर विनायक की बात सुनी। शर्मा जी, मैंने आपसे कहा था कि इसे कोई ना छुए। आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि आपकी घर की नकारात्मक शक्ति तो निकल गई थी, पर किसी ने उतारे को विचलित कर दिया।
अब वह शक्ति वापस लौट आई है और इस बार वह प्रतिशोध लेकर आई है। विनायक ने कांपते हुए पूछा, पर अब क्या होगा पंडित जी? पंडित जगदीश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक मौन रहे। जब उन्होंने अपने घड़े को विचलित कराया तो उस घड़े के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और चौराहे की अशांत आत्माओं को शक्ति देने एक साथ मिल गई। अब यह शक्ति सीधे उस व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गई जिसने इसे विचलित किया है। विनायक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि यह काम उसके बेटे आर्यन ने किया है। उसने रोते हुए पंडित जगदीश को पूरी बात बताई। पंडित जगदीश ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो मामला गंभीर है। वह शक्ति अब पास और आपके पुत्र के बीच का अंतर नहीं समझेगी। यह घर को नष्ट कर देगी। विनायक ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, कोई रास्ता? एक रास्ता है, पर वह बहुत खतरनाक है, पंडित जगदीश ने कहा। आपको उसी चौराहे की शक्ति का उपयोग करके इस शक्ति को उसी स्थान पर बांधना होगा। आपको आधी रात को एक और उतारा करना होगा, लेकिन इस बार यह उतारा जंगल में किया जाएगा, जहाँ कोई ना आता जाता हो। उन्होंने आगे कहा, यह उतारा बहुत मुश्किल होगा। आपको अकेले जाना होगा और जब आप उस उतारे को करेंगे तो आपके चारों ओर अजीबोगरीब चीज़ें होंगी। आपको डर लगेगा, लेकिन आपको अपना काम बिना रुके पूरा करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको यह उतारा ठीक रात के 12 बजे करना होगा, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है। अगर आप चूक गए या आपने गलती की तो आप हमेशा के लिए उसी जंगल में रह जाएंगे। विनायक ने पंडित जगदीश की बात सुनी और उसने दिमाग में अपने घर की कलेश, आर्यन का डर और आर्थिक तंगी महसूस की। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। विनायक ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूँ पंडित जी। पंडित जगदीश ने उसे अनुष्ठान की सामग्री और एक लंबी भयानक प्रक्रिया समझाई। उन्होंने विनायक को यह भी चेतावनी दी कि अगर घर में होने वाली अजीबोगरीब चीज़ों के लिए तैयार रहना, क्योंकि वह शक्ति समझ चुकी है कि विनायक उससे लड़ने की तैयारी कर रहा है। विनायक ने डर, हताशा और बदले की भावना से भरा हुआ पंडित जगदीश के घर से विदा ली। अगले दिन विनायक के घर में भयानक अशांति छा गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। आर्यन ने खाना खाना छोड़ दिया और वह हमेशा अपने बिस्तर पर बैठा रहता, किसी अनदेखी चीज से बात करता। एक रात अंजलि ने रसोई में देखा कि एक चाकू हवा में अकेले ही तैर रहा है और फिर धम्म से नीचे गिर गया। विनायक समझ गया, आधी रात का जंगल अब उसे बुला रहा है। उस जंगल में उतारा करना ही आखिरी रास्ता है। पंडित जगदीश से मिलने के बाद विनायक को 2 दिन बाद रात के 12 बजे जंगल में उतारा करना था। इन 2 दिनों में शांति निवास नरक में बदल गया। वह अदृश्य प्रतिशोध लेने वाली शक्ति अब जान चुकी थी कि विनायक पलटवार की तैयारी कर रहा है और इसलिए उसने अपना आतंक चरम पर पहुंचा दिया। आर्यन की हालत सबसे ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वह लगभग पूरी तरह से चुप हो गया था, सिवाय उस 1 घंटे के जब वह अपने कमरे के कोने में घूर रहा था और फुसफुसा रहा था। वह कह रहा है, मैं जानता हूँ तुम मुझे वापस भेजोगे। आर्यन एक रात विनायक से कहा। उसकी आंखें काली थी, मानो वह किसी और के शब्दों में दोहरा रहा हो। विनायक ने डरते हुए पूछा, कौन कह रहा है बेटा? आर्यन ने विनायक को नहीं देखा। उसने उस कोने की ओर इशारा किया जहाँ कुछ भी नहीं था। वह जिसके जूते का टुकड़ा पापा ने चौराहे पर फेंक दिया था, अब वह मेरे जूते में है। विनायक के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही टुकड़ा था जिसे पंडित जगदीश ने पहले उतारे में इस्तेमाल किया था।
उस शक्ति को अब आर्यन की हर चीज़, यहाँ तक कि उसके जूते पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। अगली शाम विनायक पूजा घर में अनुष्ठान के लिए सामग्री तैयार कर रहा था। पंडित जगदीश ने इस बार बहुत ही विशेष सामग्री बताई थी। एक नया बिना कटा हुआ मिट्टी का मटका, 7 अलग प्रकार के अनाज जो शमशान की भूमि से लाए गए हों, आर्यन के बाल का एक गुच्छा शक्ति को भटकाने के लिए, एक काली बत्ती जो किसी मृत व्यक्ति की चिता की राख में डुबोई गई हो, और सबसे भयानक चीज, विनायक के बाएं हाथ की अंगुली से निकला रक्त, आत्मा को अपने ऊपर से हटाने के लिए अंतिम बलिदान। जब विनायक अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाने वाला था, तभी रसोई से एक जोरदार धमाका हुआ। वह भागकर गया। अंजलि फर्श पर गिरी हुई थी और कांप रही थी। पास में ही विनायक की पसंदीदा कांच की प्लेट टूटी हुई थी। क्या हुआ अंजलि? विनायक ने उसे उठाते हुए पूछा। विनायक, मैं बर्तन धो रही थी, अंजलि हाँफ रही थी। तभी एक एक हाथ, मैंने देखा, पानी में से काली लंबी उंगली निकली और उसने सीधे मेरी कलाई पकड़ी, बहुत ठंडी। मेरी प्लेट हाथ से छूटकर फेंक दी। विनायक ने ध्यान से अंजलि की कलाई देखी। वहाँ 5 उंगली के काले निशान उभरे हुए थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कल रात तक नहीं रुक सकते हम, विनायक ने लगभग रोते हुए कहा। यह हमारा इंतज़ार नहीं करेगी। विनायक ने रात 11 बजे ही तैयारी शुरू कर दी। उसने मटके में सारी सामग्री डाली और अंत में डरते डरते अपनी उंगली का रक्त मटके में टपकाया। रक्त गिरते ही कमरे की रोशनी एकदम बुझ गई और उन्हें लगा जैसे घर का तापमान शून्य पर पहुंच गया हो। जाओ विनायक, जाओ और इसे ख़त्म करो। अंजलि ने विनायक के हाथ पर अपने कांपते हाथ रखे और कहा, मैं यहाँ आर्यन के साथ हूँ, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। विनायक पर वही भारी अशुभ मटका उठाया। उसने एक बार अपनी पत्नी और बेटे को देखा। वो दोनों उस रात के अंधेरे में उस अज्ञात चीज़ से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं सुबह वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, विनायक ने कहा और बिना पीछे मुड़े घर से निकल गया। विनायक की कार रात के अंधेरे में शहर की बत्ती वाली सड़क को छोड़कर सुल्तानपुर के पुराने भूतों वाले जंगल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह जंगल शहर से काफ़ी दूर था, जहाँ रात में कोई नहीं जाता था। पंडित जगदीश ने साफ कहा था कि उतारा उसी स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ जमीन का कोई नामो निशान ना हो, ना ही जीवन का कोई नामो निशान हो। विनायक ने कार की हेडलाइट को जंगल की ओर मोड़ा। जैसे ही उसने शहर की आखिरी सड़क पार की, उसे लगा जैसे उसने किसी अदृश्य सीमा को लांघ दिया हो। जंगल की हवा ठंडी, भारी और लाशों की सड़ी हुई गंध से भरी हुई थी। विनायक ने पंडित जगदीश की घड़ी देखी, 11:40। वह अपनी कार को एक टूटे हुए बोर्ड के पास रोकता है जिस पर लिखा था, आगे जाना मना है। विनायक ने उस मटके को उठाया। मटके का ठंडा गीला मिट्टी का स्पर्श विनायक के हाथों को चिपचिपा लग रहा था, मानो वह घड़ा जीवित हो। वह कार से उतरा। वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा था कि विनायक को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे पगडंडी पर चलने लगा। के नीचे पेड़ों के तने इतने मोटे और घने थे कि आसमान का एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। विनायक को ऐसा लगा जैसे वह किसी अंधेरी खाई में उतर रहा हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपनी पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। विनायक रुका। उसने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, केवल अनगिनत पेड़ और घना अंधेरा। वह फिर से चला। आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार 2 आवाज़ें थीं।
और वे तालमेल में चल रही थी, जैसे कोई उसका पीछा नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ चल रहा हो। विनायक, डरना नहीं, विनायक ने खुद से कहा। तुम अपने परिवार के लिए आए हो। पंडित जगदीश ने अनुष्ठान की जगह के बारे में बताया था। 3 सबसे पुराने बरगद के पेड़ के बीच का खाली स्थान, जहाँ कभी गांव के लोग मृत पशुओं को दफनाया करते थे। विनायक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहाँ की हवा ठंडी थी। पेड़ों से लटकी जड़ें असंख्य हाथी जैसी लग रही थी, जो अंधेरे में उसे छूने को आतुर हों। घड़ी ने 11:55 दिखाया। विनायक ने घड़े को जमीन पर रखा और अनुष्ठान शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद की। विनायक ने आंखें खोली। उसने पंडित जगदीश द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ पहले तो कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र को खोता गया, उसमें एक अजीब सी अटूट शक्ति आती गई। जैसे ही उसने मंत्रों की एक आखिरी लाइन पढ़ी, जंगल कांप उठा। हवा अचानक तेज हो गई और विनायक के चारों ओर की सूखी पत्तियां किसी अदृश्य तूफान की तरफ घूमने लगी। विनायक के ठीक सामने बरगद के तने पर एक धुंधली भयानक परछाई उभरी। विनायक की पत्नी अंजलि का रूप ले लिया। उस परछाई ने विनायक की पत्नी का रूप ले लिया। विनायक, क्या कर रहे हो? मत करो, आर्यन मर जाएगा। अंजलि की चीख सुनाई दी। विनायक जानता था कि यह उस शक्ति का धोखा है। वह जानता था कि अगर उसने यह मंत्र पढ़ना बंद कर दिया तो सब मर जाएंगे। उसने आंखें बंद की और चिल्लाकर मंत्र पढ़ा। अपने डर पर विजय प्राप्त की। अंजलि की चीख हवा में घुल गई और परछाई वापस बरगद के तने में समा गई। विनायक ने मंत्रों का दूसरा चरण शुरू किया। उसमें मटके में विशेष रूप से तैयार की गई काली बत्ती जलाई। बत्ती की लौ जलते ही विनायक को लगा जैसे उसकी रूह को कोई पकड़कर खींच रहा हो। तभी विनायक ने अपनी दाहिनी ओर से जमीन हिलाकर एहसास हुआ। उसने टॉर्च घुमाई। उसने देखा कि जमीन पर असंख्य हाथ बाहर निकले रहे थे। वे कंकाल के हाथ थे जो मटके की ओर बढ़ रहे थे। उसमें से एक हाथ ने विनायक के पैर को पकड़ लिया। आर्यन को अकेला मत छोड़ो, वह डर रहा है, एक जोरदार भयानक आवाज ने जंगल में गूंजते हुए कहा। विनायक ने अपने पैर पर दर्द महसूस किया। उसने देखा कि हाथ की हड्डियां उसके मांस में धंस रही थी। विनायक को याद आया कि ठीक 12 बजे उतारा पूरा होना चाहिए। घड़ी में 11:58 हो चुके थे। उसके पास समय नहीं था। वह जानता था कि यह शक्ति उसे अनुष्ठान पूरा नहीं करने देगी। यह मेरा बलिदान है, यह मेरी बेटी की रक्षा के लिए है, विनायक चिल्लाया। उसने जोर लगाकर अपने पैर पर पकड़ी ढीली की और अपनी अंतिम सामग्री आयरन के बाल का गुच्छा मटके में डाल दिया। जैसे ही उसने बाल मटके में डाले, एक और भयानक घटना हुई। बरगद के पेड़ों के पीछे से तेज रोशनी का एक झोंका आया। उस रोशनी में विनायक ने एक लंबी काली परछाई देखी। यह परछाई पहला उतारा विचलित करने वाले व्यक्ति की थी। उसका चेहरा विरूपित था। उसने आंखें कोयले जैसी थी और वह विनायक की ओर गुस्से से भाग रहा था। तुम मेरा नहीं कर सकते, आकृति ने गहरी टूटी हुई आवाज में कहा। 12 बज चुके थे और आधी रात का समय हो चुका था। यह उतारा पूरा करने का अंतिम क्षण था। विनायक ने अपने सारा बल लगाया और अंतिम मंत्र को पूरी शक्ति से चिल्लाकर पढ़ा। मंत्र एक गड़गड़ाहट की तरह जंगल में गूंजा। जैसे ही अंतिम शब्द हवा में घुला, विनायक ने उस आकृति को देखा। वह परछाई दर्द से करहा उठी, मानो उसे आग लगा दी हो। वह तेजी से पीछे हटी और बरगद के पेड़ में समा गई। जमीन हिलना बंद हो गई। कंकाल के हाथ गायब हो गए।
फिर हवा से ठंडी हवा हो गई, लेकिन इस बार सन्नाटा वापस आ गया। अब यह सन्नाटा गहरा नहीं, बल्कि अजीब तरह से खाली था। विनायक ने देखा, काली बत्ती अभी भी जल रही है। पंडित जगदीश ने कहा था, जब तक बत्ती पूरी तरह से राख न हो जाए तब तक इंतजार करना होगा। विनायक लगभग 15 मिनट तक वहीं बैठा रहा। अंत में बत्ती बुझ गई और राख हो गई। विनायक ने उस मटके को उठाया। अब वह मटका हल्का नहीं, मानो अंदर की सामग्री विगल हो गई हो। पंडित जगदीश की आखिरी चेतावनी, उस मटके को उसी स्थान पर गाड़ देना जहां आपने अनुष्ठान किया था, और उसे गाड़ने के बाद मटके पर एक पत्थर रख देना। वह पत्थर उस शक्ति को वहीं बांधे रखेगा। विनायक ने मटके को जमीन में गाड़ दिया। उसने सबसे भारी पत्थर उठाया और मटके पर रख दिया। विनायक ने गहरी सांस ली। वह अब थक चुका था, लेकिन आज़ाद महसूस कर रहा था। उसने मुड़कर कार की ओर देखा और चलना शुरू किया। उसे लगा जैसे एक भयानक युद्ध जीत लिया हो। वह कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और तेजी से जंगल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह घर की ओर बढ़ रहा था, उसे लगा कि घर में अब शांति होगी। लेकिन जब वह घर पहुंचा और दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर विनायक का भ्रम टूट गया। पूरा घर गहरे अंधेरे में डूबा था। अंजलि ने वादा किया था कि वह लाइट जलाकर उसका इंतजार करेगी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। विनायक ने दरवाज़ा बंद किया और लाइट जलाई। सारे घर का सामान उलट-पुलट था। सोफे फटे हुए थे, तस्वीर ज़मीन पर गिरी हुई थी। विनायक बेडरूम की ओर भागा। बेडरूम में अंजलि बेड पर बेहोश पड़ी थी और आर्यन आर्यन गायब था। और बेड के पास ज़मीन पर काली चिकनी धूल से लिखा हुआ था एक शब्द, तुमने उसे बांध दिया पर मुझे नहीं। विनायक ने तुरंत अंजलि को उठाया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वह ठंडी पड़ चुकी थी। विनायक ने उसे पीने के लिए पानी दिया और उसे हिलाया। कुछ मिनट तक अंजलि ने आंखें नहीं खोली और उसके बाद अंजलि ने आंखें खोली। आर्यन, वो कहाँ है? अंजलि ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। मुझे नहीं पता अंजलि। मैं जैसे ही आया, विनायक ने ज़ोर से अपनी बाल खींचे। तुम ठीक हो? क्या हुआ था? अंजलि ने दर्द से कराहते हुए कहा, जब तुम गई तो सब शांत था। फिर ठीक 12 बजे एक तेज़ रोशनी हुई। घर की सारी चीज़ें उड़ने लगी। मुझे लगा दरवाज़ा टूट जाएगा। और फिर मैंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थी, वह आर्यन के पास गया और बोला, तुमने मुझे जंगल भेज दिया, अब मैं तुम्हारा अंश ले लूँगा। उसने आर्यन को पकड़ लिया और मैं उसे रोकने गई, पर उसने मुझे धक्का दिया। मैं गिर गई और फिर कुछ याद नहीं। विनायक का दिमाग तेजी से घूमने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति, तांत्रिक ने कहा था कि उतारा विचलित करने वाला व्यक्ति अब शक्ति के रूप में प्रतिशोध ले रहा है। अंजलि, क्या वह आर्यन को अपने साथ ले गया? विनायक ने पूछा। मुझे नहीं पता। रोशनी बहुत तेज थी। मुझे नहीं लगता कि बाहर गया है। वह कमरे की दीवार में समा गया। अंजलि ने दहशत में कांपते हुए कहा। विनायक ने तुरंत पंडित जगदीश को फ़ोन लगाया। पंडित जी, मैंने उतारा कर दिया, पर घर में आतंक मच गया और आर्यन गायब है। पंडित जगदीश की आवाज़ में भी घबराहट थी। शर्मा जी, आपने जिसे जंगल में गाड़ा वह मूल शक्ति नहीं थी। वह केवल चौराहे की एक भटकती हुई आत्मा थी जिसने उतारे को विचलित किया था। असल शक्ति जो अब आपके घर में है, वह चौराहे के अभिशाप के साथ मिली हुई है।
उसने उस कमज़ोर आत्मा को इस्तेमाल किया ताकि आप उसे जंगल में बांध दें और वह बिना किसी बाधा के आपके बेटे को अपने पास रख ले। विनायक ने पूछा, तो आर्यन कहाँ है? और मुझे वह बुजुर्ग व्यक्ति दिखा जिसने उसे लिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति नहीं शर्मा जी, वह उतारा का अभिशाप है जिसने आर्यन के शरीर को अस्थायी रूप से अपना ठिकाना बना लिया है। वह आपके बेटे को लेकर कहीं नहीं गया, वह यहीं है, इसी घर के सबसे अंधेरे कोने में। उसे आपके बेटे के माध्यम से इस घर पर हमेशा के लिए राज करना है। पंडित जगदीश ने आगे कहा, अब आपके पास केवल एक ही रास्ता बचा है। यह आखिरी है। आपको उस शक्ति को उसके अपने ही दायरे में फंसाना होगा। आपको अपने घर के केंद्र में एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा और उसे चेतावनी देनी होगी। विनायक ने पूछा, कैसे? मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? आप लड़ेंगे नहीं शर्मा जी, आप बलिदान देंगे। पंडित जगदीश ने गंभीर आवाज में कहा। शक्ति को पता है कि आप अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। आपको उसे आत्मसमर्पण का भ्रम देना होगा। आपको वह करना होगा जो मैंने अब तक नहीं बताया था, उल्टा उतारा। पंडित जगदीश ने फोन पर विनायक को उल्टे उतारे की विधि समझाई। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जो तांत्रिक विद्या में वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसमें खुद की आत्मा को खतरे में डालना पड़ता है। घर के केंद्र में चावल के आटे से बना एक घेरा बनाना होगा। घेरे के बीच में विनायक को अपने 7 सबसे प्रिय चीज़ें रखनी होंगी जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ जुड़ी हों। विनायक को उस शक्ति को छोड़कर किसी और चीज़ को चुनना होगा। शर्मा जी, अब आप घेरा बनाएंगे तो वह शक्ति आपको रोकेगी। वह आपको डराने के लिए आपके बेटे का रूप लेगी। पंडित जगदीश ने चेतावनी दी, याद रखना, आपको किसी भी कीमत पर उस घेरे को तोड़ना नहीं है। अगर वह घेरा टूटा तो वह शक्ति आपको और आपके पूरे परिवार को तुरंत निकल जाएगी। अगर आपने यह सफलतापूर्वक किया तो वह शक्ति बंधन में आ जाएगी। विनायक ने तुरंत तैयारी शुरू की। अंजलि कांपते हाथों से विनायक की मदद करने लगी। उन्होंने लिविंग रूम के केंद्र में चावल के आटे से घेरा बनाना शुरू किया। जैसे ही विनायक ने घेरे की अंतिम रेखा खींची, घर की सारी लाइटें एक साथ चटक की आवाज से बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। विनायक ने टॉर्च जलाई, तभी कोने से एक फुसफुसाहट आई। पापा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। यह आवाज़ आर्यन की थी। विनायक का कलेजा फट गया, लेकिन वह जानता था कि यह धोखा है। यह मैं जानता हूँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, विनायक ने चिल्लाकर कहा। अंधेरे में विनायक के सामने आर्यन की परछाई उभरी। परछाई ने धीरे धीरे ठोस रूप ले लिया। यह आर्यन ही था, पर उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे जंगल में गाड़ दोगे? मैं इस घर का राजा हूँ और तुम्हारा बेटा। अब मेरा गुलाम है तू। आर्यन की आवाज़ गहरी थी। आर्यन उस घेरे की ओर बढ़ा। नहीं, तुम इसे नहीं छू सकते, विनायक चिल्लाया। आर्यन ने घेरे के बाहर खड़े होकर विनायक को देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह चावल का आटा तुम्हें मुझसे रोक सकता है? आर्यन ने अपने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपने हाथों को घेरे के पास पहुंचाया, चावल के आटे से नीली आग की एक चिंगारी निकली। आर्यन चीख उठा और पीछे हट गया। यह घेरा काम कर रहा था। विनायक ने कांपते हाथों से अपनी 7 प्रिय चीज़ों केंद्र में रखी। आर्यन की पहली ड्राइंग, अंजलि का मंगलसूत्र जो उसने उतारा शुरू करने से पहले उतारा था।
विनायक की शादी की अंगूठी, आर्यन के स्कूल के जूते और 3 परिवार की तस्वीरें। विनायक ने अपनी आंखें बंद की और पंडित जगदीश के अंतिम मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जब विनायक ने आखिरी मंत्र पढ़ा तो आर्यन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो? अच्छा, मुझे यही करना चाहिए था। मैं तुम्हें लूँगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब मेरा है, आर्यन ने कहा और घेरे में कदम रखने की कोशिश की। विनायक जानता था कि यह शक्ति सबसे ज़्यादा लालची है और उसे आत्मा सबसे ज़्यादा प्यारी है। रुको, तुम मुझे नहीं ले सकते जब तक तुम इनसे कोई एक चीज़ नहीं चुनते, विनायक ने चिल्लाया। यह मेरी आत्मा के अंश हैं। मैं बेटे को छोड़कर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। आर्यन भ्रमित हो गया। वह विनायक की ओर बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुझे तुम्हारा आत्मसमर्पण चाहिए। नहीं, यह शर्त है। मेरी आत्मा या इनमें से कोई एक चीज़। तुम सबसे शक्तिशाली हो। तुम इन्हें नष्ट करने में मज़ा आएगा। मेरे बेटे को छोड़ दो और उस घेरे के अंदर से कोई एक चीज़ चुन लो। विनायक ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर कहा। शक्ति का ध्यान भंग हो गया। उसने कहा, मंगलसूत्र, अंगूठी, ड्राइंग, जूते। ये विनायक के सबसे गहरे भावात्मक बंधन थे। शक्ति को लगा कि इन चीज़ों को नष्ट करके वह विनायक को अधिक दर्द दे सकता है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी भयानक उंगली को घेरे की ओर बढ़ाया। वह मंगलसूत्र की ओर बढ़ा रहा था। नहीं, अंजलि ने चिल्लाया और वह आगे बढ़ी। रुको, अंजलि, यह आखिरी धोखा है। विनायक ने अंजलि को पीछे खींच लिया। आर्यन ने अपनी उंगली सबसे छोटी चीज़ की ओर बढ़ाई। आर्यन के छोटे स्कूल के जूते। मैं इन्हें लूँगा। यह उसका सबसे पहला स्पर्श था। आर्यन ने एक क्रूर हंसी के साथ कहा। जैसे ही उसकी उंगली ने जूतों को छुआ, एक भीषण विस्फोट हुआ। सफ़ेद रोशनी का विस्फोट। और विनायक और अंजलि दोनों की आंखें बंद हो गई। चारों ओर भयानक चीख की आवाज़ आई। धोखा, मुझे फंसा लिया, मैं वापस आऊँगा। जब रोशनी शांत हुई तो विनायक ने अपनी आंखें खोली। लिविंग रूम में आर्यन की परछाई हवा में उड़ रही थी, दर्द से करहा रही थी। धीरे धीरे वह परछाई सिकुड़ने लगी। वह सिमटकर आर्यन के स्कूल के जूते के अंदर समा गई। कुछ ही पलों में जब वह जूता काला पड़ गया तो ठोस राख के ढेर में बदल गया और ज़मीन पर, घेरे के पास जहाँ से परछाई गायब हुई थी, असली आर्यन ज़मीन पर गिरा हुआ था। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। विनायक और अंजलि ने भागकर आर्यन को उठा लिया। वे उसे सीने से लगाकर रोने लगे। अगली सुबह पंडित जगदीश आए। उन्होंने विनायक और अंजलि को घेरा तोड़ने से पहले कुछ और अनुष्ठान करने को कहा। शर्मा जी, आपने जीत हासिल कर ली है, पर यह जीत अस्थायी है। अभिशाप वस्तु बन गया है। आपने उस शक्ति को जूते में बांध दिया और वो जूता श्रापित बन गया है। विनायक ने पूछा, अब हमें क्या करें? आपको यह राख, यह जूता, इसे कहीं ऐसी जगह दफनाना होगा जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। समुद्र के बीच में या किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर, पंडित जगदीश ने कहा। और तब तक इसे 7 ताले में बंद रखें और कभी ना देखें। विनायक ने अंजलि को एक दूसरे को देखा। उनका घर शांत हो चुका था। आर्थिक तंगी दूर हो चुकी थी। आर्यन वापस आ चुका था।
विनायक जानता था कि यह अभिशाप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वह राख का जूता अब हमेशा के लिए उनके परिवार पर एक साए की तरह रहेगा। विनायक ने वह राख का जूता एक लोहे के डब्बे में बंद किया। उसने डब्बे पर 7 ताले लगाए और उसे अपने बेसमेंट के सबसे अंधेरे कोने में रख दिया। वह जानता था कि किसी दिन किसी अनजानी गलती से वह ताला टूट सकता है और चौराहे का अभिशाप फिर से लौट सकता है। फिलहाल विनायक और अंजलि ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा। वो अपने बेटे को देख रहे थे जो चैन से सो रहा था। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन शांति निवास के बेसमेंट के अंधेरे में राख के जूते के अंदर एक प्रतिशोध लेने वाली शक्ति चुपचाप इंतजार कर रही थी, अपने वापस आने के समय के इंतज़ार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक और कहानी में।